वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आपका नेक्स्ट यूनिट शुरू हो चुका है। नवंबर में जो आपका लेसन है वो है सबक नंबर 11 मोहम्मद अली जौहर। ये एक ऐसा समझिए कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों में से एक थे और इनकी जो वालिदा थी यानी कि इनकी माँ वो भी एक नेक खातून थी और वतन परस्त औरत थी, यानी उन्होंने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में जानें। ये देखिए आप, मोहम्मद अली जौहर, इनकी पिक दी हुई है। मोहम्मद अली जौहर 10 दिसंबर 1878 ईस्वी को रामपुर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? रामपुर में पैदा हुए। और इनकी पैदाइश कब हुई? 1878 ईस्वी। यह छोटा सा हमज़ा बना हुआ होता है, इसका मतलब होता है ईस्वी, यानी 1878 ईस्वी को रामपुर में पैदा हुए। और दिन दिसंबर का कौन सी डेट है? 10 दिसंबर। तो इस चीज़ को याद रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। उनके वालिद का नाम अली ख़ां और वालिदा का नाम आबिदी बानो बेगम था। क्या नाम था उनके वालिद का? अली ख़ां, और वालिदा का आबिदी बानो बेगम था। मोहम्मद अली जौहर अपने वालिदैन के सबसे छोटे बेटे थे। वालिदैन कहते हैं माँ और बाप दोनों को। तो वो अपने माँ बाप के, अपने वालिदैन के सबसे छोटे बेटे थे। अभी वो 2 बरस के ही थे। 2 बरस का मतलब होता है साल, यानी अभी वो 2 साल के ही हुए थे कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया और घर का सारा बोझ बेवा माँ के कंधों पर आ पड़ा। जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो वो औरत जो है वो क्या कहलाती है? वो बेवा कहलाती है, यानी बेवा हो गई वो। तो उनका जो सारी जिम्मेदारी जो उनके वालिद देखते थे, उनका बोझ किस पर आ गया? उनकी वालिदा यानी उनकी माँ पर आ गया। सारे जो जिम्मेदारियाँ थी सब उनके ऊपर आ गईं। मोहम्मद अली की वालिदा मज़हब पर चलने वाली बहुत नेक दिल और हौसलामंद खातून थी। यानी उनकी जो वालिदा थी, उनकी माँ जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा नेक का मतलब यानी किसी से झगड़ा ना करने वाली, अच्छी तरह से सबसे मिलने जुलने वाली, बात करने वाली, यानी नेक दिल। यही होता है कि दूसरों पर रहम करने वाली और मदद करने वाली, यही सारा इसका मतलब निकलता है। यानी नेक दिल खातून थी और हौसलामंद इतनी थी कि अगर उनके शौहर का इंतकाल हो गया था तो वो ज़रा भी घबराई नहीं, बल्कि अपने बच्चों की अच्छी तरह उन्होंने परवरिश की। उनके दिल में वतन की मोहब्बत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वतन यानी मुल्क, देश। उन्होंने मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और मुल्क को ग़ुलामी से आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों को ललकारा। यानी वो एक औरत थी, उसके बावजूद भी उन्होंने आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस वक्त हमारा जो मुल्क था, हमारा जो देश था, वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। तो उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों को ललकारा, यानी आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों को ललकारा। वो बी अम्मा के नाम से मशहूर हुई। किस नाम से मशहूर हुई वो? बी अम्मा के नाम से। उनको सब बी अम्मा कहा करते थे। बी अम्मा की सरपरस्ती और तरबियत का नतीजा था कि मोहम्मद अली और उनके बड़े भाई शौकत अली ने मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदुस्तानी आवाम की रहनुमाई की। आवाम कहते हैं जनता, जिसे आप जनता बोलते हैं, यानी लोग। तो हिंदुस्तान की जो जनता थी, हिंदुस्तान के जो लोग थे, उनकी रहनुमाई की। यानी किस तरीक़े से हमें आज़ादी हासिल करनी है, ये तरीक़े बताए। हमारी आज़ादी की तारीख़ में ये दोनों भाई अली बरादरान के नाम से मशहूर हैं। किस नाम से मशहूर हैं दोनों? अली बरादरान। कौन दोनों भाई? ये देखिए, शौकत अली और मोहम्मद अली, यानी ये दोनों भाई जो हैं अली बरादरान के नाम से मशहूर हैं, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर
हिस्सा लिया था। मोहम्मद अली बचपन से ही ज़हीन और मेहनती थे। उन्होंने उर्दू फ़ारसी के साथ साथ मजहबी तालीम अपनी वालिदा से घर ही पर हासिल की, यानी घर पर ही उन्होंने अपनी वालिदा से ये सारी तालीम हासिल की। उसके बाद उन्हें बरेली के अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिल कराया गया। 1890 ईस्वी में उन्हें MAO कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया, जो आज किस नाम से मशहूर है? मुस्लिम, आपने सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसे पहले MAO कॉलेज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? MAO कॉलेज अलीगढ़ भेज दिया गया, जिसे अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहते हैं। इस कॉलेज में उन्होंने खेलों, जलसों और मुशायरों में हिस्सा लिया और एक अच्छे मुकर्रिर और शायर की हैसियत से मकबूल हुए। मुकर्रिर कहते हैं तकरीर करने वाले, ठीक है। तो वो किस हैसियत से मशहूर हुए? मुकर्रिर और शायर। उनका तखल्लुस जौहर था। क्या था उनका तखल्लुस? जौहर। यानी जो शायर को दूसरे नाम से अगर बुलाया जाता है, नाम रख दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है तखल्लुस। तो उनका तखल्लुस जौहर था, इसीलिए वो मोहम्मद अली जौहर के नाम से याद किए जाते हैं। अलीगढ़ से BA करने के बाद वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड, उर्दू में इसे इंग्लिस्तान कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे इंग्लैंड। कहाँ चले गए वो? इंग्लैंड यानी इंग्लिस्तान चले गए। वतन वापस आकर उन्होंने कोलकाता, जिसे हम अब पहले कलकत्ता कहते थे और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। इसे उर्दू में इस तरह से लिखते हैं, कोलकाता। तो कोलकाता से एक हफ्तावार अंग्रेज़ी अखबार कामरेड जारी किया। हफ्तावार यानी वीकली जो होता है, हफ्तावार का मतलब वीकली एक न्यूज़पेपर जारी किया। उस अखबार का नाम क्या था? कामरेड जारी किया। 1912 ईस्वी में जब अंग्रेज़ों ने कोलकाता के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया तो मोहम्मद अली भी दिल्ली आ गए। यानी जब अंग्रेज़ यहाँ राज करते थे, यानी जब अंग्रेज़ों का राज था हमारे हिंदुस्तान में, तो उस वक्त राजधानी क्या थी? उस वक्त राजधानी थी कोलकाता। उस वक्त जो आपने सुना भी होगा बकिंगम पैलेस, तो इसीलिए कोलकाता जो था पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में भारत की यानी हिंदुस्तान की राजधानी था। लेकिन 1912 में अंग्रेज़ों ने ही उसको राजधानी यानी उसे ख़त्म किया गया और फिर राजधानी किसे बनाया गया? दिल्ली को। जब दिल्ली को राजधानी बनाया तो मोहम्मद अली भी दिल्ली आ गए। यानी पहले मोहम्मद अली कोलकाता में रहते थे, जब राजधानी चेंज हुई तो मोहम्मद अली भी दिल्ली में आ गए और कामरेड अखबार का दफ्तर कूचा चेलान दिल्ली में ले आए। सुना होगा आप लोगों ने कूचा चेलान, दिल्ली में ही है, नई दिल्ली में। 1914 ईस्वी में कामरेड की ज़मानत ज़ब्त हो गई और ये अखबार बंद हो गया। कब बंद हो गया? 1914 ईस्वी में ये कामरेड जो था बंद हो गया। मोहम्मद अली जौहर ने हमदर्द और हमदम दोनों अखबार दिल्ली से निकाले। यानी जब कामरेड बंद हो गया तो उन्होंने दूसरे अखबार कौन कौन से निकाले? हमदर्द और एक हमदम, ये दोनों नाम याद रखें। दोनों अखबार दिल्ली से निकाले। इन अखबारों के ज़रिए उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के जुल्म सितम के वाक़यात सबके सामने पेश किए और उनसे छुटकारा दिलाने के लिए हिंदुस्तानी आवाम को खूब जोश दिलाया। यानी अखबार के ज़रिए वो आवाम में, लोगों में जोश भर देते थे। जब कोई न्यूज़ पढ़ता है तो आप लोगों में भी जोश सा पैदा हो जाता है ना, तो इसी न्यूज़ से उस टाइम पे इतने जो थे, आज के ज़माने में टीवी है, न्यूज़ चैनल, 10 न्यूज़ चैनल हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, बहुत सारे ज़राए हैं न्यूज़ के। लेकिन उस टाइम पे ज़्यादातर न्यूज़पेपर ही माना जाता था। तो उसके ज़रिए क्या हुआ? उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम को खूब जोश दिलाया। मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। यानी इसके तहरीक के ज़रिए वो क्या दिखाना चाहते थे कि यानी
अंग्रेज़ों को दिखाना चाहते थे कि ये तुम्हारा मुल्क नहीं है, यहाँ से चले जाओ। और गांधी जी भी इनके साथ थे। इसके अलावा कौमी व समाजी मसाइल को सारी दुनिया के सामने पेश किया। कौमी यानी जो कौम के, जो मुल्क के लोगों के जो मसाइल थे, मसले थे, और समाजी और जो समाज के मसले मसाइल थे उनको सारी दुनिया के सामने पेश किया, जिसकी वजह से मोहम्मद अली जौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया और 5 साल नज़रबंद रखा गया। कितने साल? 5 साल। जब वो रिहा होकर आए तो फिर मुल्क को आज़ाद कराने की तहरीक में शामिल हो गए। तहरीक यानी मुहिम जो चल रही थी उस टाइम पर, भारत को आज़ादी दिलाने की, हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने की एक मुहिम चली हुई थी, तहरीक चली हुई थी। वो फिर जेल से वापस आए और फिर से उसी में शामिल हो गए। आज़ादी की यह तहरीक तर्के मवालात के नाम से शुरू हुई। देखिए किस नाम से? तर्के मवालात के नाम से शुरू हुई। इसी तहरीक के दौरान मोहम्मद अली जौहर ने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और हकीम अजमल ख़ान जैसे रहनुमाओं के साथ मिलकर दिल्ली में एक तालीमी इदारा कायम किया। फिर से देखें कि कौन कौन? मोहम्मद अली जौहर ने डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और हकीम अजमल ख़ान जैसे रहनुमाओं के साथ मिलकर दिल्ली में एक तालीमी इदारा कायम किया, जो आज जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। यानी इसमें देखिए कितने लोगों की मेहनत शामिल है इस जामिया मिलिया इस्लामिया में। पिछली बार मैंने आपको बताया था, कौन जिनके बारे में आपने पढ़ा था, आपने सुना था जाकिर हुसैन के बारे में, उनकी भी इसमें मेहनत शामिल है। और किस किस की मेहनत आपको नज़र आई? ये देखिए यहाँ पर तालीमी इदारा कायम किया जो आज जामिया मिलिया इस्लामिया के नाम से मशहूर है। तो मोहम्मद अली जौहर मुल्क व कौम के सच्चे और बहादुर रहनुमा थे। मोहम्मद अली जौहर कौम और मुल्क के सच्चे और बहादुर रहनुमा थे। उन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की। सख्तियाँ यानी बहुत तकलीफ़ें उठाई, बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की। अंग्रेज़ी हुकूमत ने हिंदुस्तानी लीडरों के साथ आज़ादी पर बातचीत करने के लिए इंग्लिस्तान में एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई। आपने ये बहुत मशहूर है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस, अक्सर इसके बारे में आपने नाम सुना होगा, गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। तो एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, मोहम्मद अली जौहर भी इसमें शरीक हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा कि मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। क्या कहा उन्होंने कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग में? कि मैं ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। अगर तुमने हिंदुस्तान को आज़ादी नहीं दी तो फिर मुझे यहाँ मेरी कब्र के लिए जगह देनी होगी। ये उनके अल्फाज थे, किसके? मोहम्मद अली जौहर के। तो मोहम्मद अली का ये कहा पूरा हुआ। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद लंदन ही में 4 जनवरी 1931 ईस्वी को मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हो गया। यानी आज़ादी से पहले ही वो इंतकाल कर गए, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि मैं आज़ाद मुल्क में वापस जाऊंगा, ग़ुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा। तो अगर आपने आज़ाद नहीं किया तो मेरी कब्र यहीं बनेगी, यहीं आपको मेरी कब्र के लिए जगह देनी होगी। तो उनका ये कहा पूरा हो गया। देखिए ये लिखा हुआ है ना, मोहम्मद अली का ये कहा पूरा हुआ। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद लंदन ही में 4 जनवरी 1931 ईस्वी को मोहम्मद अली जौहर का इंतकाल हुआ और उन्हें 21 जनवरी 1931 ईस्वी में 15 दिन बाद बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन में दफन किया गया। कहाँ पर दफन किया गया उनको? बैतुल मुक़द्दस, फ़िलिस्तीन में है ये बैतुल मुक़द्दस। ध्यान रखेंगे कि बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन में दफन किया गया। यानी आज़ादी से पहले ही आप इंतकाल कर गए। हमारे देश को आज़ादी कब मिली थी? 1947 में, और उनका इंतकाल कब हुआ? 1931 में। तो ये थी लाइफ हिस्ट्री मौलाना मोहम्मद अली जौहर की। इनके बारे में आपने अच्छी तरह से जान लिया है। और अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए वर्क के साथ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।